Hello students, welcome to BKG classes. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 10 circle. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं और उन्हीं पार्ट्स के बेसिस पे हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज द कलेक्शंस ऑफ द ऑल एट द पॉइंट्स एट द प्लेन। मतलब एक प्लेन फिगर होता है, वो क्या करता है सर, जो प्लेन फिगर हमने बनाया, जैसे हमने जूनियर क्लास में देखा था कि सर्कल क्या होता है, तो हमने एक प्लेन फिगर ड्रॉ कर दिया, ये हमने एक ड्रॉ कर दिया सर्कल, सर इसको सर्कल बोला जाता है, एक प्लेन फिगर होता है। ओके, एंड ये जो सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स, इसकी बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स को कलेक्शन करके एक प्लेन फिगर बनाया जाता है, इसी को बोला जाता है सर्कल। ओके, एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि O इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पर O क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ द सर्कल दैट इज कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। जो सर्कल होता है तो सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड ऑफ टू एनी इक्वल पार्ट्स। जो सर्कल होता है तो सर्कल का डायामीटर, हमने क्या बोला यहाँ पे कि द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड ऑफ द सर्कल एनी टू इक्वल पार्ट्स। जब हम कोई सी लाइन सेगमेंट, जो डायामीटर होता है वो एक लाइन सेगमेंट होती है, तो लाइन सेगमेंट क्या करती है, इस सर्कल को एनी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कि ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड डिवाइडेड ऑफ द सर्कल दिस लाइन सेगमेंट ए बी एनी टू इक्वल पार्ट्स। इस लाइन सेगमेंट ए बी ने क्या कर दिया, इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस 360 डिग्री को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देन ईच पार्ट इज अ 180 डिग्री, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का। तो जैसे ही सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा डायमीटर, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इसी सर्कल को यदि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो ईच पार्ट कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का, जिसको क्या बोलते हैं बेटा आप, राइट एंगल बोलाता है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ ए इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। एंड ऑल्सो ओ बी इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे OA और OB भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होता है पे, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज द सेंटर पॉइंट। दो जब पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, कौन कौन से पॉइंट, सर्कल और बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है कोई सा भी पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रेडियस से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ए भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉर्ड की, कि व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, तो हमने बोल दिया अ लाइन सेगमेंट सी डी, A line segment CD is a chord of the circle। जो सर्कल का chord होता है तो join the any two points on the circumference of the circle। जब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर किसी भी टू पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आपकी क्या कहलाएगी, chord of the circle। जैसे कि CD क्या बन गया, chord बन गया, AB भी क्या है, chord, क्योंकि chord की डेफिनेशन क्या होती है कि सिर्फ टू पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए, उसको chord बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, chord मीन्स diameter is a chord of the circle but chord is always time not diameter of the circle। जो diameter है वो chord बन सकता है, लेकिन chord always time diameter नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि देखो ये भी chord है तो ये chord बन गया, लेकिन ये diameter है, ये वाला diameter है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि diameter is always time intersect the center point। जो diameter होता है वो center point को intersect करते हुए जाता है। ओके, चलिए। एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड का इंटीरियर पार्ट होता है, जो शेडेड पार्ट होता है, तो इसी को बोला जाता है द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो इसके अंदर का शेडेड पार्ट होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करता है पे, सेगमेंट से। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोल देंगे बेटा पे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, एंड यदि हम बोलना चाहें तो हमने बोल दिया पे कि CRD इज अ आर्क ऑफ द सर्कल। ये CRD क्या बन गया आपका, आर्क। आर्क मीन्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का जो पार्ट होता है, बाउंड्री का पार्ट, उसको आर्क बोलते हैं। तो CRD ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल एंड CD, ओनली CD क्या बन गया आपका, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड वापस बात करें तो CRDC इज अ
क्या बन जाएगा आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एंड नेक्स्ट क्या होता है आपका सेक्टर होता है। तो सेक्टर की यदि बात करना चाहे तो हमने बोल दिया कि AOP इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या हो गया, ज्वाइन द टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इंटीरियर पार्ट, दैट इज इंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। जब किसी टू रेडियस को ज्वाइन करके एक ट्रायंगुलर पार्ट बनाया जाता है तो इसके इंटीरियर के पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, इज इट क्लियर। तो ये हमने बहुत सारी चीजें देखी, सेंटर देखा, रेडियस देखा, डायमीटर, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है और आर्क क्या होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, द टू टाइप्स ऑफ दिस पार्ट। कौन कौन से, ये पार्ट टू टाइप्स के होते हैं। जैसे सेगमेंट होता है तो सेगमेंट टू टाइप का होता है, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है आपका मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट वाला आर्क भी टू टाइप का होता है, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है। और फिर लास्ट सेक्टर भी टू टाइप का होता है, किसका, एक माइनर सेक्टर होता है, सेकंड कौन सा होता है, मेजर सेक्टर। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कोई से सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको CD इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। या फिर इसको हम सेगमेंट ले लेते हैं, इसके अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो जब CD के इंटीरियर पार्ट का जो शेडेड पार्ट मैंने ड्रॉ किया तो इसी को बोला जाता है बेटा माइनर सेगमेंट। इसको कौन सा सेगमेंट बोलते हैं आप, माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट बोल दिया हमने, माइनर सेगमेंट। एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर द मेजर सेगमेंट। देखो ये जो शेडेड पार्ट किया इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन ये जो रिमेनिंग ब्लैंक पार्ट बच गया इसको कौन सा बोल दिया हमने, मेजर सेगमेंट। ये जो रिमेनिंग पार्ट बन गया इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट के टू टाइप्स हो गए, कौन कौन से, माइनर एंड मेजर। जो छोटा होता है उसको माइनर बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको मेजर। ऐसे कैसे सेक्टर में भी होता है। तो सेक्टर की यदि बात करना चाहे तो सेक्टर में भी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल के अंदर सेक्टर क्या होता है, ट्रायंगुलर पार्ट होता है। ये हमने एक ट्रायंगुलर पार्ट को ड्रॉ कर दिया, कौन सा, OAB इज अ सेक्टर। और ये जो अंदर वाला शेडेड पार्ट होगा इसको कौन सा सेक्टर बोल देंगे। तो सर सेक्टर दो पार्ट टाइप के होते हैं, कौन कौन से, जो स्मॉलर होगा उसको क्या बोलते हैं, जो स्मॉलर होगा उसको माइनर सेक्टर बोल देंगे, ठीक है ना। जो स्मॉलर होगा उसको क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा इसको क्या बोल देंगे हम, मेजर सेक्टर बोल देंगे। तो सेक्टर भी हमने टोटली टू टाइप्स का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक माइनर, सेकंड क्या होता है, मेजर। ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सर्कल के कुछ पार्ट देख रहे हैं और यही वाले पार्ट्स हमको चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी यूज होंगे, इसलिए हम अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, सेगमेंट के टू टाइप्स, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। एंड सेक्टर के टू टाइप्स कौन कौन से, एक माइनर सेक्टर और सेकंड कौन सा होता है, मेजर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा वाला शेडेड पार्ट और रिमेनिंग जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें आर्क की, तो देखो मैं आर्क ड्रॉ करता हूं, तो वापस से हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल के अंदर ये क्या हो गया, देखो ये हमारा CD क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और यदि ये R ड्रॉ कर लें तो ये CRD, ये जो बनेगा ना बेटा, ये क्या बन गया हमारा, CRD इज अ, क्या बोल सकते हैं इसको, CRD इज अ माइनर आर्क एंड रिमेनिंग कौन सा बन गया, तो हमने इसका नेम लिख दिया रिमेनिंग का, C5D इज अ मेजर आर्क। ये जो रिमेनिंग वाला बचेगा तो इसको कौन सा आर्क बोल देंगे यहाँ पे, मेजर आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो सभी के मैंने टू टाइप्स बता दिए, किसके, सेगमेंट के, सेक्टर के और आर्क के। जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर बोला जाता है और जो रिमेनिंग बिग वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, मेजर। तो आर्क भी टू टाइप्स के, जो माइनर छोटा वाला रहता है उसको माइनर आर्क एंड बिग वाले को क्या बोला जाता है, मेजर आर्क। ओके, लेकिन इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी देखना है, इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखना आपको कि टेंजेंट ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सर्कल के टेंजेंट के बारे में। जैसे कि टोटली आपको 3 फिगर दिखते होंगे यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों सर्कल हैं, बट उसके साइड से आपको एक लाइन दिखती होगी यहाँ पे, AB वाली लाइन, ठीक है। हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे, व्हेन देयर इज अ नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन AB इज कॉल्ड द लाइन AB इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मीन्स जब कोई सी एक लाइन AB जब सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कट करना, जब सर्कल के ऊपर से नहीं जाएगी और दोनों का कोई सा भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तब इस लाइन AB को क्या बोला जाएगा, इस लाइन AB को बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं आप, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बोल दी हमने, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारी लाइन सेगमेंट, दैट इज व्हेन there is only one common points between circle and a line। जब लाइन और सर्कल के बीच में ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा, इट मीन्स जब ये लाइन हमारी AB जब सर्कल को
पर्टिकुलर वन पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ओनली कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें? वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें, देन तब ये जो लाइन आपकी AB बनेगी, देन AB इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तब इस लाइन AB को क्या बोला जाता है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, इज इट क्लियर? टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट का मीनिंग होता है कि जो टेंजेंट मतलब होता है एक लाइन जब सर्कल की बाउंड्री पे ओनली वन पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, एंड लास्ट होता है कि व्हेन देयर इज ओनली टू कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। जब लो ही लाइन्स जो सर्कल को किसी टू पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन तब क्या हो जाता है? लाइन AB इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन AB बनेगी ये क्या हो जाएगी? सीकेंट ऑफ द सर्कल। ओके, हमने क्या बताया कि जो लाइन AB है पहले तो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। जब वही लाइन सर्कल को ओनली वन पॉइंट कौन सा? P पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन AB को क्या बोल दिया पे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड लास्ट, अ लाइन हैज ओनली टू कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट्स एंड सर्कल एंड अ लाइन। जब किसी टू पॉइंट P एंड के ऊपर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब उस लाइन AB को क्या बोला जाता है? सीकेंट ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? देखिए, जैसे मैंने आप एक सर्कल ड्रॉ किया तो इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद में क्या कर दे? तो देखो मैंने आप एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। कैसे? हमने बोल दिया ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट की अभी अपनी डेफिनेशन देखी। क्या देखी टेंजेंट की? कि जब कोई सी पर्टिकुलर लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो सर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। किससे ड्रॉ कर दिया? तो हम इसको ड्रॉ कर देते पे PQ से रिप्रेजेंट कर देते, या फिर इसको हम बोल देते किससे? AB से। हमने क्या बोल दिया? AB इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये सर्कल को पॉइंट्स P पर क्या कर रहा है? ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और कौन से पॉइंट पर? पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट P ले, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने AB को क्या बोल दिया? AB इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट यदि हम बोलना चाहें तो OB इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, PB इज अ लेंथ ऑफ टेंजेंट। जब पर्टिकुलर जो पॉइंट P है, सर पॉइंट P को क्या बोलेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि द कॉमन पॉइंट्स सर्कल, द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड अ टेंजेंट। जब टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि AB क्या बन गया? टेंजेंट बन गया, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है P, इस कॉमन पॉइंट P को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, एंड इस पॉइंट को ऑफ कॉन्टेक्ट से पर्टिकुलर पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये पॉइंट से B से लेके पॉइंट P तक की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, देखो बहुत सारी ये बेसिक पार्ट में बता रहा हूँ, यही बेसिक पार्ट के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो सकती है, लेकिन ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? हमने क्या देखा कि सर्कल के ऊपर जब कोई सी लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो लाइन कौन सी लाइन बन जाएगी? टेंजेंट लाइन। और उसी सर्कल और जो टेंजेंट होता है उसका जो कॉमन पॉइंट होता है P, उस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये PB भी होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, AP भी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यदि O को P से यदि ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाएगा? सर्कल का रेडियस कहलाएगा ना। देखिए, अब हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब सर्कल से ये जो OP हो गया ना, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मींस द रेडियस OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ द टेंजेंट। जो रेडियस होगा आपका सर्कल का वो ऑलवेज टाइम टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों? ये स्टेटमेंट याद रखना है। कैसे? जब हमने यहाँ पे इसको यदि ज्वाइन करना चाहे किससे? यदि इसको हम ज्वाइन करना चाहे पर्टिकुलर पॉइंट B से, तो देखो मैंने इसको पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट B से ज्वाइन करेंगे तो ये जैसे OB लाइन है तो ये भी क्या कर रही है? सर्कल को पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो हमने बोल दिया इसको X पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो OP और OX की डिस्टेंस के आपस में इक्वल है। हमने लिख दिया OP इज इक्वल टू OX। वाई रीजन? क्योंकि सर OP भी आपका रेडियस है और OX भी क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया।
यही हुआ ना यहाँ पे। चलिए तो दोनों रेडियस हो गए। और सर यदि OB को लिखना चाहे तो OB को क्या लिख सकते हैं, तो सर OB की डिस्टेंस देखो, OB की डिस्टेंस क्या है, OX प्लस BX, हमने क्या लिख दिया, OX प्लस BX, यही लिख सकते हैं ना। तो देखो OP और OB में ग्रेटर साइड कौन सी होगी, तो सर OP और OB में ग्रेटर साइड OB दिख रही है, क्यों, तो हमने ये लिखा कि OB इज अ ग्रेटर देन ऑफ OX, क्योंकि OB क्या है, OX से बड़ी है, तो वही वाली OB साइड किससे ग्रेटर हो जाएगी, सर वो OP से भी ग्रेटर हो जाएगी। तो सर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई हो रहा है कि जब पाइथागोरस थ्योरम में कोई सी हाईएस्ट साइड होती है, उस हाईएस्ट साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस साइड। तो यदि OB वाली आपकी हाइपोटेनस बन जाएगी तो हाइपोटेनस की अपोजिट वाला एंगल, क्योंकि अपोजिट राइट एंगल के अपोजिट है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल। उस कंडीशंस में यहाँ पर ये जो P पर एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। इसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। या तो राइट पे भी बन सकता है या तो लेफ्ट पे भी बन सकता है। तो आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट याद रखना है कि ऑलवेज टाइम जो रेडियस होता है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ऑलवेज टाइम 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और जो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज टाइम सेंटर पॉइंट से होता है, यहीं से होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से है तो 90 बना रहा है। बाय द वे इसी पॉइंट को मैं अदर पॉइंट से ले लूं तो मैंने ले लिया यहाँ पे ओडेस से यदि आ जाए तो सर ओडेस से यदि लोगे तो देखो ओडेस से यदि मानोगे तब भी 90 बनेगा और ओपी से मानोगे तब भी। तो सर ओपी एंड ओडेस पी आर द कोइंसिडेंट, ये दोनों के दोनों 90 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर ऑलवेज टाइम क्या होता है, सेंटर पॉइंट ओ से ही निकलता है। और वो क्या करता है, परपेंडिकुलर ओपी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करना। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ओके चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं। इसी थ्योरम के बेसिस पे हम पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। अब थ्योरम कौन सी है, मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन करवाता हूं। देखिए चलिए अब इसका हम कुछ बेसिक पार्ट और देखते हैं। यहाँ पे कौन सा बेसिक पार्ट, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि ड्रॉ द, क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ एनी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। जब हम कोई सा सर्कल ले लें और इस सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पार्ट में कोई सा यदि हम एक्सटीरियर पॉइंट ले लें, जैसे ये क्या हो गया, ओ इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, और हमने एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, कौन सा, हमने बोल दिया पॉइंट P इज अ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट P आपका एक्सटीरियर पॉइंट है। देन ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो कितने टेंजेंट होंगे इस पॉइंट से, तो देखो यदि इस पॉइंट से यदि आप ड्रॉ करना चाहोगे तो टोटली इस पॉइंट से 2 टेंजेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला टेंजेंट। इट मींस यदि हम बोलना चाहें तो ये हो गया T1 टेंजेंट, ये कौन सा हो गया, T2 वाला। तो जब भी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करना चाहोगे तो एक्सटीरियर पॉइंट से ऑलवेज टाइम टोटल नंबर ऑफ कितने टेंजेंट होंगे, 2 टेंजेंट होंगे। और सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि हाउ मेनी टेंजेंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो सर सर्कल के ऊपर यदि ड्रॉ करोगे ना तो देखो हमने ये सर्कल बना लिया, ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। मतलब सर्कल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। कितने टेंजेंट होंगे, सर्कल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। बट एक्सटीरियर पॉइंट से ओनली कितने टेंजेंट होंगे, ओनली 2 पॉइंट होंगे। यदि यही वाला एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाए, तो जब हम कोई सा एक सर्कल ले लें और यही पॉइंट वाला P ऑन द सर्कल आ जाए तो इसके ऊपर से टोटल कितने ड्रॉ होंगे, तो इसके ऊपर से ओनली कितने टेंजेंट हो जाएंगे, ओनली 1 टेंजेंट हो जाएगा, T1 वाला। ठीक है, पॉइंट P देखो एक्सटीरियर था तो 2 टेंजेंट रो हुए, पॉइंट P ऑन द सर्कल था तो ओनली 1 टेंजेंट रो रहा है। और वही वाला पॉइंट P यदि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यदि सर्कल के अंदर की साइड हो जाए, यदि सर्कल के अंदर की साइड रो जाए तो टोटल कितने टेंजेंट रो जाएंगे। तो सर इसमें यदि जितने भी आप टेंजेंट रो चलना चाहो तो उतने टेंजेंट रो सकते हैं, लेकिन वो आपके टेंजेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं नो टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो रहा है क्या, नहीं। तो फिर सर ये जो आपने लाइन बनाई, ये लाइन कौन सी लाइन बन गई, तो सर इसको बोला जाता है सीकेंट ऑफ द सर्कल। इन लाइन को कौन सी बोल देंगे, सीकेंट। मतलब यदि पॉइंट P आपका इंटीरियर में है तो उसमें कोई भी टेंजेंट रो नहीं होता। पॉइंट P ऑन द सर्कल है तो ओनली कितने पॉइंट रो जाएंगे, 1 टेंजेंट रो होगा। और यदि पॉइंट P एक्सटीरियर है तो टोटल कितने टेंजेंट रो होंगे, 2 टेंजेंट रो होते हैं।
और ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो देखो हम बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया पॉइंट P, टेंजेंट हो गया। अब इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेलल लाइन कहाँ हो जाएगी, सामने की साइड हो जाएगी ना, इसकी पैरेलल कहाँ होगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या हो गई सर, यदि हमने इसको बोल दिया T1 टेंजेंट, इसको T2 बोल दिया, तो T1 और T2 क्या आपस में पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है ना। तो सर्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, तो सर्कल के अंदर टोटली 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं। देखो ये हो गया T1 और सेकंड क्या हो गया T2। यदि जैसे इसके बीच में भी और कोई सी पैरेलल ड्रॉ करोगे, तो जैसे ही पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो आपकी टेंजेंट में ड्रॉ नहीं होगी, वो कौन सी लाइन बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। मतलब सर्कल के अंदर ओनली पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं, 2 ही टेंजेंट होते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल। कौन कौन सा, T1 और T2। और ये जो मिडिल वाली लाइन ड्रॉ करी वो आपकी टेंजेंट नहीं, वो कौन सी है, सीकेंट है। वो पैरेलल तो दिख रही है लेकिन वो टेंजेंट नहीं है। तो सर्कल में सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट होते हैं। सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। जब एक्सटीरियर पॉइंट, कैसे एक्सटीरियर पॉइंट बाहर था, एक्सटीरियर था तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल था तो एक ही ड्रॉ होता है। और एक्सटीरियर पॉइंट यदि अंदर हो जाए, इंटीरियर में हो जाए, तो उसमें कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, फिर वहां पे क्या ड्रॉ होने लग जाता है, सीकेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 मैंने आपको क्या बताई कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना, इसका थोड़ा सा यूज होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है, OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो आपका रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 10.2। इन 2 थ्योरम का यूज होगा और इसी के बेसिस पे हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए ये थ्योरम नंबर 10.2 हम देखते हैं, तो इसी थ्योरम के बेसिस पे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थ्योरम नंबर 10.2 क्या है, देखिए थ्योरम नंबर 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स जब हम किसी सर्कल के ऊपर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से क्या करें, हम किसी पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ यदि टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, आपस में आपकी इक्वल होती है। आपको प्रूफ करके बताना इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं और फिर जैसे ही आप थ्योरम प्रूफ कर देगो तो इस थ्योरम का यूज हम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हैं। सिर्फ हम लिख देंगे थ्योरम नंबर 10.2। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसी सर्कल के अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें हम देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया और इसी सर्कल के अंदर एक एक्सटीरियर पॉइंट से हम थ्योरम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा था सर, अभी हमने देखा कि एक्सटीरियर पॉइंट से टोटल कितने होते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट से टोटली 2 टेंजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कौन सा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट नंबर सेकंड। ये मैंने टेंजेंट नंबर T1 एंड ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट नंबर T2 हो जाएगा। ओके, ये एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा, तो एक्सटीरियर पॉइंट मैंने P वाला दे दिया। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा O इज अ सेंटर पॉइंट, वो क्या हो गया सेंटर पॉइंट। और ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने दे दिया पॉइंट A एंड ये क्या हो जाएगा पॉइंट B। और जैसे ही OA एंड OB को आप ज्वाइन करोगे तो OA और OB क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। और अभी मैंने बताया था थ्योरम नंबर 10.2 में कि जब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो जैसे ही ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनने लग जाता है पे 90 डिग्री का। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री बना दिया मैंने, 90 डिग्री। लेकिन प्रूफ क्या करना है थ्योरम में, थ्योरम में हमको ये बताना है कि जब एक्सटीरियर पॉइंट P से आपने जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ की है तो इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन कौन हो गई, तो सर P से लेके ये T1 तो टेंजेंट हो गया, P से T2 भी क्या हो गया, टेंजेंट। लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन हो गई, तो सर जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है ना, तो एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटीरियर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई ना। तो ये AP और ये PB आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये क्वेश्चन में हमको प्रूफ करके बताना है ये कैसे होगा। और जैसे ही प्रूफ कर दिया तो उसके बाद में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर रहा हूं मैंने OP को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो जैसे OP को ज्वाइन करूंगा तो मेरे हिसाब से आपको 2 ट्रायंगल दिखते होंगे। कौन से, एक ट्रायंगल दिखता होगा OAP एंड सेकंड दिखता होगा OBP। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं। जैसे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल हमने देखा था। क्या था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एरिया साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS वाला। इन पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और बाइसेप्टिसिटी से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड क्या होगी, आपस में इक्वल। देखिए हम देखते हैं गिवन क्या है, तो हमने गिवन में लिख दिया
गिवन में क्या लिख दें यहाँ पे, AP हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, AP एंड PB आर टू टेंजेंट, ये दोनों के देना क्या है, दोनों टेंजेंट है। ओके, नेक्स्ट टू प्रूव में हम क्या लिख दें, तो हमने लिख दिया टू प्रूव, तो टू प्रूव में हम लोग लिख देंगे टू प्रूव में हमने लिख दिया कि हमको प्रूफ क्या करना है कि इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में क्या हो जाए, AP और PB क्या हो जाए आपस में इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में सबसे पहले हमने ये रिटर्न कर दिया कि कौन कौन से दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल लिया OAP एंड OBP, जहाँ पे O वाला क्या है 90, सॉरी एंगल A क्या है 90 डिग्री और BB क्या है 90। क्यों है, क्योंकि बेटा OA रेडियस क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर के बेसिस पे भी बताया था। और पॉइंट B पर भी 90 क्यों है, क्योंकि OB वाला रेडियस क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B पर 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने लिखा कौन कौन से ट्रायंगल, तो हमने ले लिया ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल कौन सा ले ले सिंगल, ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट वाला हमने ये बताया, इन दोनों ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट एंड ट्रायंगल नंबर सेकंड, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है, तो सर हमको रेडियस OA और OB रेडियस क्या आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया OA इज इक्विवेलेंट टू OB। ये क्यों लिखा, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या सर्कल के रेडियस है, तो हमने रेडियस डाल दिया। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, एंगल A इज इक्विवेलेंट टू एंगल B, एंगल A और B क्या है इक्वल है, क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया एंगल OAP इज इक्विवेलेंट टू एंगल OBP, ब्रैकेट में क्या लिख दिया पे, एच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा सर, इसमें और इसमें दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो OP साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, क्यों OAP ट्रायंगल में भी OP आ रहा है और सेकंड ट्रायंगल में भी क्या आ रही है, OP साइड आ रही है, तो हमने क्या लिख दिया OP इज इक्विवेलेंट टू OP इज इक्विवेलेंट टू OP, इसको क्या लिख दिया हम, कॉमन साइड। और हमने ये देखा है, क्या देखा हमने बेटा, कि जब 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल होता है तो कौन सा कांग्रेंसी क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, RHS वाला। RHS वाला क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड्स आर इक्वल, मतलब राइट एंगल तो होना चाहिए, तो देखो दोनों राइट एंगल आपस में इक्वल है, और उसकी हाइपोटेनस साइड, तो हाइपोटेनस कौन सी हो गई OP, वो भी क्या आपस में इक्वल है, तो इसमें कौन सा कांग्रेंसी क्राइटेरिया लग जाएगा, RHS वाला। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बन गए आपके, कांग्रेंट बन गए। कौन सा, ट्रायंगल OAP इज अ कांग्रेंट, कांग्रेंट का सिंबल पता है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया कांग्रेंट ट्रायंगल नंबर OBP, ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके कांग्रेंट, कौन से क्राइटेरिया से, RHS कांग्रेंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि AP वाली साइड BP पे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हमने लिख दिया EAP इज इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं हम, BP लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा हमने, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल यदि आपके कांग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी से कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, जो कांग्रेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है आपस में इक्वल होते, क्लास 9th देखा था। तो हमने दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कांग्रेंट प्रूफ कर दिया। कांग्रेंट प्रूफ करने के बाद में हमने बोल दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट AP वाली क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट PB के इक्वल हो जाएगी। तो अब हमको थ्योरम नंबर 2 से सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, थ्योरम नंबर 10.2 से कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी, जब एक्सटीरियर पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सटीरियर पॉइंट से क्या करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों की दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो जाएगी। कौन कौन सी, PA वाली किसके इक्वल हो जाएगी, PB के इक्वल हो जाएगी। थ्योरम नंबर 10.2 है। ठीक है, अब इन्हीं दो थ्योरम के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए